सो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 12th में और फिजिक्स लेके बढ़ रहे हो तो। क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स में, चूंकि फिजिक्स 70 नंबर का होता है, 70 में आपको कितने क्वेश्चन, मतलब नियर अबाउट 40 से 50 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पढ़ने पड़ेंगे और नियर अबाउट 40 से 50 क्वेश्चन आपको शॉर्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर आप ये 100 क्वेश्चन के आसपास अगर आप पढ़ के जाते हो, बोर्ड एग्जाम में कई बार वेयर करके जाते हो, तो आप बहुत आराम से 70 में 50-55 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं सिर्फ पास हो जाऊं, पास होने का ये मतलब कि अगर आप चाहते हो सिर्फ 70 में 35 नंबर, 40 नंबर, 42 नंबर गेन कर पाओ, तो इसके लिए आपको और कम पढ़ना पड़ेगा। और कम बोले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के 40 से 50 क्वेश्चन। अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप आसानी से 40 से 50 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो यार आज की इस वीडियो में हमारे पास देखो फिजिक्स में जितने भी चैप्टर, हर चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं सारी चीजों को बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर से ये पढ़ लेना है, इस चैप्टर से ये पढ़ लेना है, इस चैप्टर से ये पढ़ लेना है। ठीक है, बस केवल आपको उतना ही पढ़ के जाना है। इसके लिए आपको बुक का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब बुक में जो चीजें दी है वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिया मैं आपको बताऊंगा, बस वही आपको पढ़ लेना है। अगर आप समझ के उसको पढ़ना चाहते हो, सिंपली आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे आप चूंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स में जो प्रूव करने वाला होता है उसको तो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नहीं भी समझते हो, लिमिटेड क्वेश्चन अगर आप नहीं भी समझते हो, रट्टा मार के जाते हो, अगर आप कुछ नहीं आता होता है कि मतलब जैसे कोई फार्मूला है उसको अगर आपको डेरिवेशन करना नहीं आता है, तो बिल्कुल आप उसको कई बार देख लोगे तो आपको माइंड में फीड हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर पूरी किताब तो पढ़नी नहीं है, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वही सारे क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ भी सकते हो, रट्टा भी मार सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ पास होना चाहते हो या 50-55 नंबर गेन करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली बात आप रट्टा मान लो। अगर आपको समझना होता तो आप पूरे साल अभी तक था समझ लिए होते। ठीक है, चलो तो हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चन को जो हमको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक विद्या क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो हमारे पास अभी सामने रखा हुआ है। ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये मार्केट में शायद 98 रुपए का आता है, आप इसको परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हमारे पास कुल अगर लेसनों की संख्या की बात करें तो कुल हमारे पास 14 लेसन है। ठीक है, फटाफट में वो 14 लेसन, वो 14 लेसन को गिना देते हैं कि वो कौन कौन से 14 लेसन है। ठीक है, तो जो पहला लेसन है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो सेकंड लेसन है वो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, थर्ड लेसन है वैद्युत धारा, फोर्थ लेसन है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, फिफ्थ लेसन है चुंबकत्व और द्रव्य, सिक्स्थ लेसन है वैद्युत चुंबकीय विवरण, सेवन लेसन है प्रत्यावर्ती धारा, एट लेसन है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, नाइन लेसन है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र, 10 लेसन है तरंग प्रकाश की, 11 लेसन है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 12 लेसन है परमाणु, 13 लेसन है नाभिक, 14 लेसन है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की और पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। ठीक है, हमको ये 14 लेसन है। 14 लेसन जैसे चूंकि अभी हम लोगों ने इसके पहले केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री मैंने आपको बताया कि हमको 6 लेसन सिर्फ 6 लेसन पे बार-बार फोकस करना था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमको पूरे चैप्टर को फोकस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। खासकर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे परमाणु, नाभिक, विकिरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, वैद्युत आवेश क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव धारिता, विद्युत धारा, ये जो चैप्टर्स है ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अब मैं हर चैप्टर को लेता हूं, हर चैप्टर से कितने हमको पढ़ने इंपॉर्टेंट, मैं उन सभी की चर्चा करता हूं। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले मैं आपको कह दूं, जितने भी चैप्टर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो विद्या क्वेश्चन बैंक में दिए हैं सारे, अच्छा हाँ एक चीज मैं आपको और बताऊं कि सबसे पहले हमको न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल पे नहीं भी फोकस करते हो, न्यूमेरिकल को अगर आप बोर्ड में छोड़ के चले जाते हो, तब भी आप 70 में 50-55 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल आए तभी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अगर आपको न्यूमेरिकल आता तो आप 70 में लगभग 68 नंबर गेन कर सकते, 65-68 नंबर आप गेन कर सकते थे अगर आपको न्यूमेरिकल आता तो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, विद्या क्वेश्चन बैंक में जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पकड़ना है, लेकिन उन सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को पकड़ना है जो किसी न किसी सन में आए हैं और उन न्यूमेरिकल टाइप के नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे अगर हम लेसन फर्स्ट में बात करें तो लेसन फर्स्ट में बहुत सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। अब जैसे मैं पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको बताऊं, इलेक्ट्रॉन के आवेश और सन्निहित का अनुपात होता है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वैद्युशीलता एप्सिलॉन 0 का ऐसा ही मात्रक है, तो ये न्यूमेरिकल टाइप का नहीं है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, 1 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, तो ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको छोड़ देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 1 से लेके 14 चैप्टर, जितने भी सारे चैप्टर है, सारे चैप्टर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उनको पढ़ना है जो किसी न किसी सन में आए हुए हैं। कई बार आप देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा कि अच्छा इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है। ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है उनको हमको छोड़ देना, उसको हमको टच नहीं करना है। ठीक है, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि मैंने क्या बोला। ठीक है,
चलो हम बात करते हैं हमको क्या पढ़ना है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें लेसन फर्स्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा हमको, जो कि हम लोग जानते हैं, पढ़ना पड़ेगा आवेश का रेखीय घनत्व की परिभाषा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, ये दो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला शॉर्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसका मात्रक, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। बाकी जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूंगा तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट में, शॉर्ट छोड़ दो, शॉर्ट हो गया, बस इतना खाली शॉर्ट पढ़ना है। इसके बाद लॉन्ग की बात करते हैं। लॉन्ग में हमको पढ़ना है, नहीं ये भी शॉर्ट ही है, शॉर्ट है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक तरीके से और पूछ सकता है बोर्ड में, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो मात्रक लिखिए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले एक चीज आप पढ़ने आ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब दिग्भ्रमण कैसे करते हैं, इसको पढ़ लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आप यार लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग में से ही शॉर्ट निकल के आता है। चलो अगला बात करते हैं। अब अगला वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार अक्षीय स्थिति पर, एक बार निरक्षीय स्थिति पर, सारे क्वेश्चन विद्या में दिया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां से लेते हैं कि अगर एक समान वैद्युतीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई द्विध्रुव रखा हुआ है किसी कोण पर, तो उस पर लगने वाले प्रत्यानयन बलों का आघूर्ण क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ोगे उससे अगर आप 50-55 नंबर लाना चाहते हो तो इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप 40-42 लाना चाहते हो तो उसको आप छोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय आप पढ़ लेना, और गॉस के प्रमेय का दो अनुप्रयोग पढ़ लेना, दो अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग पढ़ लेना, जिसमें पहला अनुप्रयोग रहेगा गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की निगमन कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा करता है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कैसे है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि गॉस की सहायता से दो बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट के सीरीज में है, गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के पतले एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक निकालिए। जो मैं बोल रहा था गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, तो ये पहला अनुप्रयोग आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये कई प्रकार से पूछ सकता है, तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक में जाओगे, देखो ये क्वेश्चन दिया है, कितने कितने अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख लेना। पहले गॉस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग और कि गॉस के नियम के उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी पढ़ लेना। इस भी क्वेश्चन को कई प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, तो उसको जाकर के देख लेना, ठीक है। ये समतल चादर के कारण था और ये वाला था अनंत लंबाई के तार के कारण। तो ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका जो लेसन फर्स्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया, यानी नियर अबाउट अगर आप 6-7 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो आपका जो लेसन फर्स्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं लेसन सेकंड की। लेसन सेकंड हमारा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहले जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है। वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो किसी न किसी सन में आए हैं और न्यूमेरिकल टाइप के नहीं है, उनको पढ़ लेना है, क्योंकि वो आ सकता है और आता भी है सर, ठीक है। आपको इस चैप्टर में शॉर्ट में क्या पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए, जो इसकी बीमा लिखिए, शॉर्ट में आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। फिर संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता, संधारित्र किसे कहते हैं ये पढ़ लेना। संधारित्र की धारिता की परिभाषा ये पढ़ लेना। संधारित्र में परावैद्युत उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है ये पढ़ लेना। ये 3 क्वेश्चन शॉर्ट में इसको पढ़ लेना, ठीक है। अब थोड़ा हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुवीकरण, उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुवीकरण उसको निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने लेसन फर्स्ट में पढ़ा। लेकिन लेसन फर्स्ट सेकंड में क्या पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुवीकरण उसके अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, तो ये पढ़ लेना एक, और एक वैद्युत द्विध्रुवीकरण उसके निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। तो दोनों क्वेश्चन बोर्ड में दिया हुआ है, मतलब विद्या में दिया हुआ है, ठीक है, विद्या क्वेश्चन बैंक में। तो यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के बीच में संबंध स्थापित करो। तो ये क्वेश्चन पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ये ऐसे ही पूछ, अब देखो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध बताओ। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आनी चाहिए, जो आपने पीछे पढ़ा, विभव प्रवणता की भी परिभाषा आनी चाहिए, जो इसमें बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित करो। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो, समझ पा रहे हो कि नहीं।
तो अगर आप ये पढ़ते हो तो सारे क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद इसको छोड़ देते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और है जो काफी इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते तो ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इससे अगर कोई और क्वेश्चन घुमा के पूछता है बोर्ड एग्जाम में तो उसको भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इस तरह हमारा जो लेसन सेकंड था वो भी खत्म हुआ। इसमें भी 6-7 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। 6-7 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये भी चैप्टर खत्म हुआ। और हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत धारा। इसमें हमको क्या पढ़ना है, तो देखो सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन वैसे ही पढ़ लेना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ लेना है किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या है, ये पढ़ लेना। इसी क्वेश्चन को ये ऐसे पूछ सकता है, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता एवं विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध निकालिए, इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक बताइए। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको भी, शॉर्ट में है ये सारे। विशिष्ट प्रतिरोध एवं मात्रक की बीमा लिखिए, तो ये भी शॉर्ट में क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। सेल के वैद्युत बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए, शॉर्ट में, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो अगला क्वेश्चन, ये बहुत नहीं, अगला क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका एमकेएस से पद्धति में मात्रक लिखिए और इसकी बीमा बताइए। तो ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, किसी वैद्युत चालक में धारा घनत्व G अनुगमन वेग VD प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और मूल आवेश स्मॉल e संबंध स्थापित करो। यानी एक फार्मूला होता है I बराबर NE FD, तो उस फार्मूले को पूरा डेरिवेट करना है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये कई प्रकार से पूछता है, तो आप जाओगे विद्या क्वेश्चन बैंक में देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, ये अलग अलग प्रकार से पूछा है, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए, विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता में संबंध क्या है, या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी जाके पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो भी हम लोगों ने देखा, एक फॉर्मूला जो था I बराबर NE FD, उसी का उपयोग करके ओम के नियम को समझाइए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे वहां पे गॉस का पर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछता है। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, ये किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के बीच का संबंध स्थापित करो। तो ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। इसको जाकर देख लेना, देखो कई बार ये पूछा गया है और अलग अलग प्रकार से ये पूछता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लेसन थर्ड में एक लॉ है किरचॉफ लॉ, यानी किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम 2 प्रकार का होता है, एक प्रथम नियम को बोलते हैं धारा का नियम, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो नियम है उसको बोलते हैं बोल्टता का नियम। तो ये दोनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद एक है व्हीटस्टोन सेतु, वो भी किस किरचॉफ के नियम के अनुसार एक व्हीटस्टोन सेतु है। तो व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना, वो भी फिगर ऊपर बनाना सीख लेना। फिगर क्या बनाना, बहुत ही सिंपल छोटा सा फिगर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लेना, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना और विभवमापी पढ़ लेना, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु या विभवमापी ये पूछ लेता है 5 नंबर में। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, किरचॉफ का लॉ, दोनों लॉ पढ़ना है। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लेना है पूरा डिटेल से, और विभवमापी को पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेसन 4 का। लेसन 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ लेना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो इसमें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में हमको पढ़ लेना है लॉरेंज बल क्या होता है, ये पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे हम लोग पीछे पढ़ गया है गॉस का प्रमेय, सेम इस चैप्टर में वैसे ही एक लॉ है, इसको बोलते हैं एम्पियर का परपतीय नियम। तो एम्पियर का परपतीय नियम पढ़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिससे हम लोगों ने पीछे बताया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैसे यहां पर चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि से अथवा अदिश राशि से इसका मात्रक भी लिखिए। चुंबकीय द्विध्रुव नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ लेना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन पूछ सकता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं मात्रक दीजिए। तो उसी क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ लेता है, तो पढ़ लेना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और उसके मात्रक पढ़ लेना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हमको एक पढ़ना है बायो सेवर्टी का नियम। तो बायो सेवर्टी का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और बायो सेवर्टी का नियम समझाइए, जो मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना है। फिर कह रहा है इस नियम का उपयोग करके एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए। तो यहाँ पे पढ़ लेना है हमको बायो सेवर्टी का नियम, ये पढ़ना है। फिर बायो सेवर्टी के नियम का प्रयोग करके जो मैंने अभी आपको बताया वो पढ़ लेना है। इसी क्वेश्चन को एक प्रकार से और पूछ सकता है, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमन कीजिए। तो इसको इस प्रकार से पूछ सकता है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि बायो सेवर्टी का नियम आपको पढ़ लेना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब बोले तो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद एम्पियर का परपथीय नियम जो मैंने आपको पहले बताया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो एम्पियर के परपथीय नियम का दो अनुप्रयोग पढ़ लेना। दो अनुप्रयोग जो यहाँ पर दिया हुआ कई बार कई स्वरों में पूछा गया है, तो इसको पढ़ लेना। पहला अनुप्रयोग है एम्पियर का परपथीय नियम क्या है। एम्पियर के परपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। तो ये पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा है, ठीक है। फिर एम्पियर की परपथीय नियम का एक अगला उपयोग है, एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, तो घुमा घुमा के बार बार वही पूछ रहा है। एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से धारावाही प्रणाली के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करो। तो ये एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ना है। उसके दो उपयोग जो मैंने आपको अभी बताया उसको पढ़ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन 5 नंबर के पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला F/L μ0/2 पाई I1 I2/R न्यूटन पर मीटर के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। उपयुक्त सूत्र के आधार पर धारा का एक एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसको ये ऐसे भी पूछ सकता है और कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो कितने प्रकार से यहाँ पे पूछा गया सब कुछ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन है आवश्यक सिद्धांत देते हुए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की संरचना तथा कार्यविधि बताइए। यानी चल कुंडली जो धारा मीटर है उसके बारे में सब कुछ पूरा डिटेल पढ़ लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है चुंबकत्व द्रव। इसमें सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को वैसे ही पढ़ना जैसे मैंने आपको बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना चुंबकीय यामुत्र की परिभाषा पढ़ लेना। नति कोण से क्या समझते हो ये पढ़ना। दिक्पात कोण क्या होता है ये पढ़ लेना। शॉर्ट क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। इसके बाद वही जो भी सब कुछ पढ़ के आया उसी को एक लॉन्ग विस्तृत क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। दिक्पात कोण नमन कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ये अलग अलग प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। तो कितने प्रकार से पूछा है सब प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। विद्या क्वेश्चन बैंक में आप जाओगे तो देखोगे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये भी चैप्टर खत्म होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से हमको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है ये पढ़ लेना है। भौर धाराओं से आप क्या समझते हो ये पढ़ लेना है, ये सब काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्रेरण से आप क्या समझते हो ये पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को कई प्रकार से पूछता है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन और है फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो फैराडे का जो नियम है, दो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, दो नियम को पढ़ना है। दोनों नियम काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक चीज है भंवर धारा। भंवर धारा क्या होती है, भंवर धाराओं के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। भंवर धारा पूछ लेता है कभी कभी और कभी कभी नहीं, अक्सर पूछता है। एक क्वेश्चन और धारावाही लंबी प्रणालियां के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये कई प्रकार से पूछता है, जाकर के देख लेना, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेंज का नियम क्या है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो लेंज का नियम मैंने आपको शॉर्ट में बताया कैसे पढ़ना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है क्या वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो इसको पढ़ लेना। इसको एक प्रकार से और भी पूछा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम का उल्लेख करो, क्या या किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसी को ऐसे ही पूछता है कि लेंज का नियम क्या है, ठीक है। तो इसको पढ़ना। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर अन्योन्य प्रेरण की परिघटना समझाइए। अन्योन्य प्रेरण का एक उदाहरण दीजिए।
इसको कई प्रकार से पूछ लेता है, तो उसको जाकर के पढ़ लेना। विद्या क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो चैप्टर था ये पूरी तरीके से खत्म होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। और हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना है वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हो, इसको पढ़ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं कहेंगे पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग मध्य मूल मान में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, छोड़ भी दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो भी शॉर्ट में पढ़ के आए हो, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि आपको ये पढ़ना है। उसी में कुछ आगे पूछ रहा है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब अगर आप ये पढ़ते हो तो शॉर्ट वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। इसी को ये कई प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा और विभवांतर किस समान कला में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं कहूंगा पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर की रचना और कार्यविधि का वर्णन करो। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व है। यानी एक ट्रांसफर है, ट्रांसफर के बारे में पूरी उसकी संरचना कार्यविधि सब उसके बारे में पढ़ना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 नंबर का पूछ लेता है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नहीं, ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जितने भी बहुविकल्पी सारे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। और बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की। शॉर्ट क्वेश्चन में हमको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी और सबसे छोटी तरंगों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन को पढ़ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या करो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग प्रकार से ये पूछ सकता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इसको कई प्रकार से ये पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद ये क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस तरह जो हमारा फिजिक्स फर्स्ट था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ। और फिजिक्स फर्स्ट थोड़ा टफ है यार, मतलब जो फिजिक्स सेकंड है वो बहुत ही आसान है, लेकिन फिजिक्स जो फर्स्ट है वो थोड़ा टफ है, ठीक है। समझने वाले जो बच्चे, उसे खासकर वैद्युत तो आसान है, चुंबक थोड़ा टफ होता है। और टफ यार कुछ नहीं, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो ठीक है। अब लेकिन एक्चुअली में जो सेकंड है वो फर्स्ट की अपेक्षा क्या है, आसान है। और सेकंड से जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं, सेकंड को आप बहुत इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड में हमारा नवा लेसन है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक तरंग। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला चैप्टर ये बहुत ज्यादा बड़ा है यार। ये पहला चैप्टर मुझे पढ़ाने में, मैं अपने कोचिंग में 4 घंटे पढ़ा रहा था केवल 12th वालों को फिजिक्स। तो ये चैप्टर मुझे पढ़ाने में नियर अबाउट 1 महीने के आसपास नहीं 2 घंटा पढ़ा रहा था, सॉरी 4 घंटे 2 घंटा पढ़ा रहा था। तो ये चैप्टर पढ़ाने में नियर अबाउट मुझे 1 महीने का टाइम लगा था। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इस चैप्टर से हमको क्वेश्चन पढ़ना है वो पढ़ना है लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना शॉर्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म, रहने दो, ये लॉन्ग पढ़ोगे उसमें आपका कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ड विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद अगर हम अगले की बात करें, नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर अगर हम आगे की बात करें तो आगे अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र प्रयुक्त चिन्हों का अर्थ बताते हुए लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध एक फार्मूला है 1/f बराबर n-1/1/r1-1/r2। तो ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ये कई प्रकार से पूछा है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये कई प्रकार से पूछा है। ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
निकटदर्शी दोष क्या है, ये कैसे होता है, इसका निवारण क्या होता है, ये पढ़ना। दूरदृष्टि क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका निवारण क्या होता है, ये दोनों पढ़ना। शॉर्ट में है, बहुत ही आसान है। अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींची जब अंतिम प्रतिबिंब औसत दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक भी स्थापित कीजिए। यानी यहां पर अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब की एक है परावर्ती दूरदर्शी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपवर्तनीय दूरदर्शी, ये परावर्ती दूरदर्शी। तो परावर्ती दूरदर्शी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, किसी परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित कीजिए। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछता है, तो इसको पढ़ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये भी चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट में हमको पढ़ना है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करते। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पढ़ना है आपको, फिर पढ़ लेना है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ये कई प्रकार से पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो व्यतिकरण विवर्तन, अभी व्यतिकरण के बारे में पढ़ना है, आगे विवर्तन के बारे में पढ़ना है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट नहीं बोलेंगे पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये ऐसे भी पूछ सकता है कि हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करो। इसको ये ऐसे पूछ सकता है तरंगाग्र किसे कहते हैं, इसको ये ऐसे पूछ सकता है हाइगेंस के द्वितीयक तरंग के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल यार वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, इतना मेहनत करने के बाद भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे ये सारी चीजें मैंने कल इस पूरे का वीडियो बना के रेडी कर दिया था, लेकिन जब इधर बोल रहा था लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ना है हमको, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए और स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। समझ पा रहे हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हाइगेंस का नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हाइगेंस के नियम के हिसाब से अपवर्तन की व्याख्या करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी है। एक अगला क्वेश्चन है वो जो परावर्तन की व्याख्या करना है। तो दोनों क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया मैं आपको बता दूं, शायद अगर आप नहीं पढ़े होगे तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करो। ठीक है, मतलब हाइगेंस का नियम पढ़ना है और हाइगेंस के नियम के अनुसार यहाँ पे अपवर्तन की व्याख्या करनी है और हाइगेंस के नियम के अनुसार परावर्तन की व्याख्या करनी है। दोनों क्वेश्चन पढ़ना है, लॉन्ग में है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में दो समांतर स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा उनके पर्दों की दूरी कैपिटल डी है। यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से किसी दीप्त फ्रिंज की दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करो। इससे फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र W = कैपिटल डी लैम्डा बटा स्मॉल डी ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, ये अलग अलग प्रकार से बोर्ड परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हैं। मैंने आपको बताया, पेशेंट में बता रहा था व्यतिकरण के बारे में पढ़ने के लिए, तो मैंने बताया था विवर्तन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्रकाश के विवर्तन से क्या समझते हो। एक पतली झुर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करो। इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद चैप्टर खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर की। 11 चैप्टर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको वैसे ही पढ़ लेना है। ठीक है, इधर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ना है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन से आप क्या समझते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ये ऐसे पूछता है, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। देली आवृत्ति तथा कार्यफलन में संबंध बताइए। मतलब ये तीनों क्वेश्चन ऐसे, आंसर तीनों का एक ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्ता बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ये अलग अलग प्रकार से पूछता है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। मतलब वही देली तरंगदैर्घ्य, देली आवृत्ति, ये बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मिला जुला के बोले तो हमको तीन चीज पढ़ना है। एक,
प्रकाश विद्युत कार्यफलन पढ़ना है, एक देहली आवृत्ति पढ़ना है और एक पढ़ना है देहली तरंग दैर्ध्य। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक पढ़ना है हमको निरोधी विभव, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश निरोधी विभव यहाँ पे हेड डाल के लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। इसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव की नियम की लिखिए, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये ऐसे ही पूछता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, इसको ये ऐसे ही पूछता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए शर्तों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द्रव तरंगे क्या है, द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य के सूत्र लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये कई प्रकार से पूछता है। इसी को बोलता है डी ब्रोगली का समीकरण। तो डी ब्रोगली का समीकरण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने ये क्वेश्चन बोला ये अलग अलग प्रकार से पूछता है, पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हाँ यार, एक क्वेश्चन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन का समीकरण। समीकरण क्या है, 1/2 mv max स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अलग अलग प्रकार से पूछता है, ऐसे ही पूछता है क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, द आइंस्टाइन या आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ये कई प्रकार से पूछता है, विद्या क्वेश्चन बैंक में जाके देख लेना कितने प्रकार से ये पूछ रहा है, ठीक है। फिर चैप्टर खत्म होता है, बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है परमाणु, जिसको बोलते हैं एटम। एटम के जितने भी विकल्प सारे क्वेश्चन है आपको वैसे ही पढ़ लेना जैसे मैंने बताया था, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमको पढ़ लेना है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पना लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ये कई प्रकार से पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, इसकी कमियों का उल्लेख करो। तो ये क्वेश्चन पढ़ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा होगा रदरफोर्ड के बारे में सब कुछ केमिस्ट्री में, तो वही भी आप उठा के लिख सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ये ऐसे ही पूछता है कि रदरफोर्ड के अल्फा कट प्रकरण के प्रयोग से परमाणु की संरचना के लिए क्या सूचनाएं प्राप्त हुई, ठीक है। इसको ये कई प्रकार से पूछता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं कहूंगा पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर के आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन, बामर तथा पार्सन श्रेणी की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ये कई प्रकार से पूछा हुआ, विद्या क्वेश्चन बैंक में जाकर के देख लेना। लेकिन इस क्वेश्चन को बेहतर होगा आप समझ लो यार, समझने के लिए आप किताब का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको नंबर लेके आने हैं, रट्टा ही माना, रट्टा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पर रट्टा मानने में क्या होता है आप बोल भी सकते हो। ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर खत्म हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर है नाभिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। नाभिक में भी देखो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत विकल्प सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ लेना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप यानी समस्थानिकों के नाम और सूत्र लिखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में क्वेश्चन है सब न्यूट्रॉन से आप क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय श्रृंखला क्रिया में क्रांतिक द्रव्यमान से क्या अभिप्राय है, इंपॉर्टेंट है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा की तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, क्वेश्चन शॉर्ट में है पर इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में मंथन की आवश्यकता क्यों होती है, शॉर्ट में है पर इंपॉर्टेंट है। भारी जल का प्रयोग मुख्यतः कहां और किस लिए होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का क्या उपयोग है, इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं दो मंदकों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में पर इंपॉर्टेंट है। किसी नाभिक की त्रिज्या नाभिक के परमाणु द्रव्यमान में क्या संबंध है, क्वेश्चन शॉर्ट में पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन का, तो नाभिकीय विखंडन क्या है, इस पहले नाभिकीय संलयन, देखो नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये यहां पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर नाभिकीय विखंडन वाला जो क्वेश्चन है उसको ये किस प्रकार से पूछता है, ऐसे पूछता है, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसे प्रदर्शित करने का एक समीकरण दीजिए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहां से उत्सर्जित होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है अंतः नाभिकीय बल से क्या तात्पर्य है, इन बलों के प्रकृति के बारे में क्या तथ्य प्राप्त किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसको ये कई प्रकार से पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको ये कई प्रकार से पूछता है, जाकर के देख लेना। अगला क्वेश्चन
मोस्ट इंपोर्टेंट है। समस्थानिक और संभारिक का अर्थ दो उदाहरण देकर समझाइए। अगर आपने 9th 10th पढ़ा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन के आधार पर सौर ऊर्जा की व्याख्या आवश्यक समीकरणों के साथ कीजिए। जो सूर्य जो इतना लाइट दे रहा है, इतना लाइट क्यों दे रहा है, उनके भीतर कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ रिएक्शन होने के फलस्वरूप वो इतनी लाइट देती है। तो कौन कौन से रिएक्शन होते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर खत्म होता है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, और लास्ट चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है। जितने भी बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन है हमको वैसे ही पढ़ लेना है जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ना है ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ये पढ़ लेना। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। अर्धचालक क्या होता है, किसी एक अर्धचालक का नाम लिखो, ये पढ़ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने में उसकी वैद्युत चालकता क्यों बढ़ जाती है, इंपोर्टेंट है। पी क्रिस्टल तथा एन क्रिस्टल में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के नाम बताइए, इंपोर्टेंट है। पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, दोनों पढ़ना इंपोर्टेंट है। पी एन डायोड में अवक्षय परत से आप क्या समझते हो, इंपोर्टेंट है। सन डायोड में विभव प्राचीर क्या तात्पर्य है, इंपोर्टेंट है, शॉर्ट में है, इंपोर्टेंट है। अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि अग्र अभिनत विभव बढ़ा दिया जाए, शॉर्ट में है पर इंपोर्टेंट है, 2 लाइन का क्वेश्चन है कि कम हो जाएगा अधिक हो जाएगा, पर इंपोर्टेंट है। एलईडी का पूरा नाम इंपोर्टेंट है। फोटोडायोड क्या है, ये भी इंपोर्टेंट है। फिर बात करते हैं थोड़ा सा दीर्घ में, ऊर्जा बैंड के आधार पर एक ऊर्जा बैंड सिद्धांत होता है। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जान लेना। ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करना, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है इसको बोलेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उपयुक्त परिपथों की सहायता से पीएन संध डायोड में वैद्युत धारा प्रवाह की व्याख्या करो। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको ये ऐसे ही पूछ सकता है। पीएन संध डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत अवस्था में परिपथ चित्र खींचिए, इंपोर्टेंट है। इसको ये कई प्रकार से पूछता है इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है, पीएन संध डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ चित्र बनाइए और इसका कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद और होगा दीर्घ में, पीएन संध डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टकारी का परिपथ खींचिए और इसका कार्यविधि समझाइए, ये भी इंपोर्टेंट है। देखो इसमें और इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये पीएन संध डायोड का उपयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में सब कुछ बताओ, और अगला क्वेश्चन है पीएन संध डायोड उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टकारी, मतलब इसमें पूर्ण तरंग दृष्टकारी है, इसमें क्या है अर्ध तरंग दृष्टकारी है, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछता है, ठीक है, तो जाकर के देख लेना। तो इस तरह फिजिक्स में हमको क्या पढ़ना है, सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई हैं। लेसन 1 से लेकर लेसन 14 तक सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो यार अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाते हो, यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल की बात ही नहीं करी, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आप पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। यार अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया तो फिर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। गेन करने का ये मतलब आप 70 में 65, 64, 63 ला सकते हो। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता है तभी आप 50, 54 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो, ठीक है। 50, 55 नंबर आसानी से गेन कर सकते हो। जितना मैंने बताया उतना आप पढ़ के चले जाना। अगर आप 50, 55 नहीं पाए तो 45 से कम भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना, इसको कई बार देखना, कई बार देख के, और वैसे अगर आप पढ़ने बैठते हो तो 10-12 दिन के भीतर आप पूरी तरीके से पूरे को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो तो आप जल्दी कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आप अभी तक कुछ पढ़े ही नहीं हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपको क्या पढ़ना है, तो मुझे नहीं लगता है कि जितना मैंने बताया आप उतना पढ़ पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करना, उसमें भी देखना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में पढ़ रहा भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। बाकी और फालतू लोगों के साथ शेयर मत करना, ठीक है। चलो, तो इस तरह हम लोगों ने हिंदी के बारे में सब कुछ बता दिया, केमिस्ट्री के बारे में बता दिया, फिजिक्स के बारे में बता दिया, मैथमेटिक्स बचा हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स का मैंने बनाया है कुल 12 सीरीज। अगर आप मैथमेटिक्स लेके पढ़ रहे हो, आपको नहीं मालूम मैथमेटिक्स में क्या पढ़ लें तो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक सीरीज चालू किया था हर चैप्टर का, जिसमें अभी समाकलन तक अच्छे से पढ़ा दिया गया है। कुल 12 सीरीज के वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर के उन 12 सीरीज के वीडियो देखो। बाकी 4-5 वीडियो और पढ़ेंगे। उन 16-17 वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आप मैथमेटिक्स में आसानी से 100 में 80, 85, 90 नंबर गेन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों ने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।